हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे एपिलेप्सी। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि एपिलेप्सी की पैथो क्या है, किस तरीके से एपिलेप्सी होती है, ब्रेन में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा आता है। ठीक है, जो सीजर्स आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो फुल एंड फाइनल जो हमने फाइनल समझा था वो यही था कि ब्रेन में दोनों टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास होते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। और अगर किसी भी सिचुएशन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज ज्यादा होने लगे और इनहिबिटरी का रिलीज कम होने लगे, यानी कि एक्साइटेटरी तो बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि जो ग्लूटामेट है वो बहुत ज्यादा है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अपोज में जो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो गाबा है उसका लेवल बहुत कम हो रहा है। तो यही रीजन है वो सीजर्स के आने का। तो सीजर सिंपली समझेंगे कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का ज्यादा होना, उसमें आपका एक्साइटेटरी जो न्यूरॉन्स हैं उनमें फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा लेवल पे आपका ग्लूटामेट रिलीज होने लगता है। ठीक हो गया। तो अब बात कर रहे हैं हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की। तो खुद दिमाग आपको लगाना है कि अगर आपको पता चल गया कि मेन कल्प्रिट कौन है आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम करवाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनहिबिटरी जो एक्साइटेटरी को अपोज करता है उसके लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। यही समझ में आ रहा है ना, यही दो चीजें हैं। तो पहली बात, पूरा हमने डिटेल में देखा था कि अगर ये एक न्यूरॉन है, ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन है जिसके अंदर वेसिकल में क्या था, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था। तो हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को कम करना है। ठीक है, तो चलिए अब ये ग्लूटामेट के लेवल को कम करना मतलब ये जो ग्लूटामेट यहाँ से रिलीज हो रहा है ना, इसके रिलीज को कम करा सकते हैं हम। पहला काम तो यही कर सकते हैं कि भाई जो वेसिकल से ये रिलीज हो रहा है, वेसिकल जो एक्सोसाइटोसिस की वजह से वेसिकल बर्स्ट हो रही है, तभी तो ग्लूटामेट रिलीज होके साइनेप्स में आ रहा है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहला हम क्या कर सकते हैं, रिलीज को कम कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर रिलीज हो भी गया है तो इसे इसके रिसेप्टर से बाइंड ना होने दें, कुछ ऐसा करें कि ये रिसेप्टर से बाइंड ही ना हो। और तो अगर मैंने पहले ही बोला है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अगर अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा है तो वो इफेक्ट कैसे दिखाएगा। तो ये बात थी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पे कंट्रोल बनाने की। पहला, उसके रिलीज को रोको। दूसरा, अगर रिलीज रोक भी लिया है, आप चाह रहे हो क्लेफ्ट में जो आ चुका है उसको भी हम रोकें, तो हम क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा सकते हैं। हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर हैं, AMPA और NMDA रिसेप्टर। मोस्टली रिसेप्टर लेवल पे अगर काम होता है तो NMDA रिसेप्टर के लिए आपकी एक ड्रग बनी हुई है। AMPA में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है आपका एपिलेप्सी, बट ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात। ठीक है, दूसरा, अब इनहिबिटरी के लेवल को हमें बढ़ाना है, यानी कि हमें पता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये हमारा इनहिबिटरी न्यूरॉन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके रिलीज को, ये क्या कर रहा है, ये आराम से अपना रिलीज हो रहा है, इसके रिलीज को हम बढ़ा सकते हैं और इसी रिसेप्टर बाइंडिंग को हम और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा गाबा अपने रिसेप्टर से बाइंड हो और इनहिबिशन शो करे। तो दोनों लेवल पे हम काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम एक्साइटेटरी पे काम करते हैं तो पहला मैंने क्या बोला था, एक्साइटेटरी के रिलीज को रोक देते हैं। ये वेसिकल बस्ट क्यों हो रही थी बेटा, न्यूरोट्रांसमिशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो एक्सोसाइटोसिस होती है, वेसिकल बर्स्ट होती है, वो किस वजह से होती है, किस वजह से होती है, डीपोलराइजेशन की वजह से। और डीपोलराइजेशन किस वजह से होता है, इन आयंस की एंट्री की वजह से। तो हम पहला काम क्या कर सकते हैं कि इन आयंस की एंट्री को रोक दो, ये चैनल्स को हम ब्लॉक करा देते हैं। अगर ये दोनों चैनल ब्लॉक हो गए तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो ये वेसिकल कभी भी नहीं टूटेंगी और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। सो फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो, फर्स्ट टारगेट भी बोल सकते हो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का, वो क्या है, सोडियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट अप्रोच हमारी है वो क्या है, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड, क्योंकि वोल्टेज गेटेड है ना बेटा, पोटेंशियल की वजह से ही, आयनिक मूवमेंट, चार्ज की वजह से ही तो ये क्या होते हैं, आयन चैनल ओपन होते हैं, ये वोल्टेज गेटेड है। ठीक है, वोल्टेज की वजह से ओपन होते हैं। तो ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल।
सबसे पहली अप्रोच यही है कि हम इन चैनल्स को ही क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। अब हमें पता है इस कैटेगरी में हमारे पास क्या है, 2 चैनल हैं। पहला चैनल कौन सा है आपका, सोडियम चैनल। इसमें वो ड्रग आएंगी जो कौन से चैनल को ब्लॉक करेंगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। और दूसरा चैनल हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल। ठीक है, इसमें वो ड्रग आएंगी जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, बट कुछ ड्रग ऐसी भी हैं जो दोनों को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, उन्हें मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी हम स्पेसिफिक होके चल रहे हैं सोडियम को ब्लॉक करने वाली, कैल्शियम को ब्लॉक करने वाली, और इन्हीं में मैं उनके नेम में मेंशन हालांकि मैं कर दूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए, समझते हैं इसे। सोडियम चैनल ब्लॉकर यानी कि वो ड्रग, इस कैटेगरी में हम केवल वही ड्रग यहाँ पे मैं भी इंक्लूड कर रही हूँ जो केवल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को ब्लॉक करती है। ठीक है, चलो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली कौन कौन सी ड्रग है। सबसे पहली ड्रग मेरे पास है फेनिटोइन। कौन सी है, फेनिटोइन। नेक्स्ट ड्रग मेरे पास है कार्बामाजिपिन। ओके, कार्बामाजिपिन। नेक्स्ट ड्रग है लैमोट्रिगीन, लैमोट्रिगीन। और लास्ट ड्रग है, यहीं पे मेंशन कर रही हूं, जोनिसामाइड। क्या है, जोनिसामाइड। तो ये 4 ड्रग हैं जो क्या करती हैं, आपकी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। तो इनका मैकेनिज्म बहुत क्लियरली कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये चारों ही ड्रग सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहे हैं, और डिपोलराइजेशन पॉजिटिव अंदर जब बढ़ता है तभी होता है। डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो एक्सोसाइटोसिस नहीं होगी, ग्लूटामेट कभी भी अपनी वेसिकल से रिलीज नहीं होगा, और रिलीज नहीं होगा तो अपना इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हमने ग्लूटामेट को रिलीज होने से रोक लिया। ठीक है, दूसरा, अब कुछ ड्रग ऐसी भी हैं जो सोडियम को ब्लॉक न करके किसको ब्लॉक करती है, कैल्शियम को। बट ध्यान रखना कि जो डीपोलराइजेशन के केस में, डीपोलराइजेशन की जो फेज आती है उसके लिए ज्यादा, अगर मैं बात करूं सोडियम और कैल्शियम में से ज्यादा किसका रोल होता है। ठीक है, अगर मैं न्यूरॉन की बात कर रही हूँ, मैं कार्डियक सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो वहां पे सोडियम का रोल ज्यादा होता है। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आएंगी जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, स्पेसिफिकली वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को, इनकी इफेक्टिवनेस आपकी कम होती है, इसीलिए इसे हर टाइप के सीजर में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इन केस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज हमारे पास जो ड्रग है वो कौन सी है, देखो पहली ड्रग जो है वो है इथोसक्सिमाइड। ठीक है, इथोसक्सिमाइड। और 2 जो ड्रग हैं वो सेम है, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक किया करती थी, ये लास्ट की लैमोट्रिगीन, ऊपर सोडियम चैनल ब्लॉकर में भी हमने इसे देखा था, और जोनिसामाइड। तो ये कॉमन ड्रग हो गई जो दोनों चैनल्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, इथोसक्सिमाइड स्पेसिफिकली इसको हम क्या करते हैं, जो आपका सारे टाइप के सीजर्स में आप इसे यूज नहीं कर सकते हो, एब्सेंट सीजर आपका एक टाइप है, उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी तरीके से हम ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को ब्लॉक करवा दें तो आपका हम ग्लूटामेट के रिलीज को रोक सकते हैं, जो एपिलेप्टिक अटैक का मेन रीजन है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला मैकेनिज्म था, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, और ये वो ड्रग हैं जो इस मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। तो समझ में आया, इतने तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपसे, चलिए अगर रिलीज हो गया तो रिलीज होने के बाद, ठीक है, रिलीज होने के बाद आप क्या कर सकते हो, चाहे यहाँ पे सपोज डिपोलराइजेशन हो गया, ये आयन चैनल्स को आपने ब्लॉक नहीं किया, अंदर डिपोलराइजेशन हुआ, आप जानते हो डिपोलराइजेशन होगा तो ये वेसिकल्स जो होंगी वो क्या होगी, आपकी बर्स्ट होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, है ना। और रिलीज होने के बाद अपने रिसेप्टर से बाइंड होगी, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद क्या होगा, एक्साइटेटरी पोटेंशियल आगे की ओर जाएगा, सिग्नल्स आगे की ओर जाएंगे। तो सेकेंड जो हमारे पास टारगेट है, देखो वो क्या है, थोड़ा इसे आप फर्स्ट की कैटेगरी में भी डाल सकते हो, बट मैं स्पेसिफिकली इसे अलग से ही बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी की ड्रग है आपकी जो इस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करती है, थोड़ा सा इसे हम ऐसे कर लेते हैं। पहली है हमारे पास ड्रग लेविरासेटाम।
लेवेरासेटाम बहुत अच्छी ड्रग है, इफेक्टिव ड्रग है। अब इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा हटके है। तो क्या होता है, देखो ये जो वेसिकल है, ठीक है, ये वेसिकल की वॉल में एक प्रोटीन होती है, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, देखो वो प्रोटीन है SV2A प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन है आपकी, ये प्रोटीन को नाम दिया गया है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है आपकी, ये वेसिकल की वॉल पे प्रेजेंट प्रोटीन है, ठीक है। तो लेवेरासेटाम क्या करता है, इस प्रोटीन को क्या कर देता है आपका, बेसिकली इस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और इस प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोटीन वेसिकल में जो एक्सोसाइटोसिस हो रही है ना, जो वेसिकल आपकी बर्स्ट हो रही है और इसके अंदर से ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है, उसके लिए ये प्रोटीन का फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। तो लेवेरासेटाम ने क्या किया, इस प्रोटीन को क्या कर दिया, डिसफंक्शनल कर दिया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा आपका, इसकी वजह से क्या होगा आपका, ये जो वेसिकल है ये टूटेगी ही नहीं। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे भी रिलीज को रोका, बट तरीका अलग था। आयन चैनल्स पे काम नहीं किया, सीधे सीधे आपने वेसिकल पे प्रेजेंट SV2A प्रोटीन को क्या किया, डिसफंक्शनल बना दिया। यानी कि लेवेरासेटाम आई, फटाफट से वेसिकल में प्रेजेंट इस प्रोटीन से बाइंड हुई, और जैसे ही इससे बाइंडिंग हुई तो SV2A प्रोटीन से बाइंडिंग हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो ग्लूटामेट रिलीज है वो इनहिबिट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि SV2A प्रोटीन का क्या रोल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक। अब इसके बाद और स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ये जो SV2A प्रोटीन है ये कौन से वेसिकल में होती है, वो वेसिकल जो ग्लूटामेट को कंटेन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गाबा वाली वेसिकल में भी ये प्रोटीन होगी, स्पेसिफिकली ग्लूटामेट के लिए ही जो वेसिकल बन रही है उस प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, मैंने बताया आपको कि चलिए रिलीज हो गया, सपोज यहाँ तो इसने रिलीज होने से ही रोक दिया, लेवेरासेटाम ने वेसिकल को बर्स्ट ही नहीं होने दिया। अब तीसरा हम क्या है, देखो अगर मान लो ये रिलीज हो गया, ठीक है, रिलीज होने के बाद क्या करेगा, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, तभी तो इफेक्ट आएगा ना। तो थर्ड टारगेट हमारा क्या है, रिसेप्टर, ठीक है। पहला टारगेट क्या था, आयन चैनल, दूसरा टारगेट क्या था, वेसिकल्स, तीसरा टारगेट क्या है, ये रिसेप्टर। अब ध्यान रखिएगा, वैसे तो दोनों ही टारगेट हो सकते हैं, NMDA भी AMPA भी, बट जो अभी नॉर्मली हम यूज करते हैं वो वाला टारगेट कौन सा है, NMDA रिसेप्टर। याद रखिएगा, AMPA रिसेप्टर के लिए अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक ड्रग अभी बनी नहीं है जिसे हम यूज करते हैं थेरापेटिकली। तो जो ड्रग है वही मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ड्रग है जो क्या करती है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, NMDA ब्लॉकर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं NMDA रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये वो ड्रग है जो NMDA रिसेप्टर के पास जाएगी, बाइंड होगी और इसे ब्लॉक कर देगी। तो क्या होगा बताओ, ग्लूटामेट इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, कैल्शियम की एंट्री अंदर नहीं होगी। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है न्यूरॉन के अंदर क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम, सोडियम तो जा रहा है लेकिन कैल्शियम नहीं गया, और कैल्शियम नहीं गया तो इसी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल रिक्वायर्ड था इंपल्स के जनरेट होने के लिए, जो डीपोलराइजेशन के लिए जो जरूरी था वो नहीं मीट कर पाया, इसीलिए अंदर क्या होगा, आपका इनहिबिशन हो जाएगा। तो NMDA रिसेप्टर एंटागनिस्ट में हमारे पास ड्रग आती है फेल्बामेट, ठीक है। फेल्बामेट हमारी ड्रग है जो NMDA रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो थर्ड टारगेट भी हमारा कंप्लीट हुआ, हमने रिसेप्टर को ब्लॉक करके भी देख लिया जो ड्रग एक्चुअल में है। मैं बार बार बोल रही हूँ, टारगेट दोनों हो सकते हैं, बट जो थेरापेटिकली यूज हो रही है ड्रग मैं वही आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, NMDA रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक हो गया। तो ये तो था कि हम ग्लूटामेट के लेवल पे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि ग्लूटामेट का लेवल ज्यादा होने की वजह से ही एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है, जो आपको सीजर्स आ रहे हैं। तो ग्लूटामेट को कम करने के ये 3 तरीके हमने देखे। पहला, चैनल्स को ब्लॉक किया, दूसरा वेसिकल को बर्स्ट होने से रोका लेवेरासेटाम देके, तीसरा इसके रिसेप्टर जो है उन्हें ब्लॉक कर दिया, सो दैट अगर वो रिलीज हो भी गया तो रिसेप्टर से बाइंड ना हो और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू ना हो, एक्साइटेटरी जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो आगे की ओर ना बढ़े, ठीक है। जो आगे आने वाला न्यूरॉन है उसमें इनहिबिशन हो, एक्साइटेशन ना हो, ठीक हो गया। तो ये तो था आपका क्या, ग्लूटामेट के लेवल पे हम क्या काम कर सकते हैं। तो 3 टारगेट हुए यहाँ से पूरे। अब देखिए जो आपका टारगेट है वो क्या है, आपका गाबा, ठीक है।
अब हम इनहिबिटरी, मैंने क्या बोला था, हम क्या कर सकते हैं, एक्साइटेटरी के लेवल को कम कर सकते हैं और इनहिबिटरी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो एक्साइटेटरी के लेवल को कम करने का तरीका समझ में आया। अब बात करेंगे इनहिबिटरी को इंक्रीज करने का तरीका। तो देखिए कैसे इंक्रीज होगा। ये हमारा इनहिबिटरी, हमें पता है कि ये हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा है, गाबा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि भाई कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे मैं गाबा के इफेक्ट को बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि गाबा कम है। जो एपिलेप्सी का केस है उसके केस में हो क्या रहा है, आपका जो गाबा है, गाबा का लेवल कम है। तो अब मैं क्या करूंगी, बाहर से कुछ ऐसी ड्रग दूंगी जो गाबा की तरह काम करती हो, यही तो करूंगी। कुछ ऐसी ड्रग्स हमें देनी पड़ेगी जो गाबा की तरह एक्ट करती है। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में आइडिया आ भी रहा होगा, आपने हिप्नोटिक सेडेटिव पढ़ा हुआ है ना। तो उसमें आपने डिटेल में देखा था। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे उस टारगेट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहां से इसे हटा रही हूं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या है, गाबा, ठीक है। तो गाबा के लेवल पे तो मैं क्या करें, यहाँ पे ये सेकंड टारगेट था, ये थर्ड टारगेट था फेल्बामेट का एग्जांपल। फोर्थ टारगेट में आते हैं और फोर्थ टारगेट क्या है आपका, इसको हम बोल सकते हैं इनहांसमेंट ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमिशन। किसी भी तरीके से मैं इनहिबिटरी ट्रांसमिशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूं जो कि कम हुआ है। तो इसका तरीका यही है, हमें पता है कि गाबा किससे बाइंड होता है, गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होता है, तब जाके क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं और इनहिबिशन होता है। अब हमें ऐसी ड्रग देनी है जो गाबा की तरह ही काम करती है। बताइए कौन कौन सी वो ड्रग है, कौन कौन सी ड्रग है बेटा, बार्बिटरेट पढ़ी है ना, बार्बिटरेट इस कैटेगरी में आती है, फिनोबार्बिटॉन, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। बार्बिटरेट फर्स्ट कैटेगरी है, आपको पता है ना, बार्बिटरेट भी सेम इसी रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। बार्बिटरेट गाबा की तरह ही, यहाँ पे जैसे गाबा बाइंड होके क्लोराइड चैनल को ओपन कर रहा था, बार्बिटरेट भी बाइंड होंगे, क्लोराइड चैनल को ओपन करेंगे और हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अंदर जा रहा है तो हाइपरपोलराइजेशन होगा और रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, इनहिबिशन आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बार्बिटरेट के अलावा दूसरी कौन सी ड्रग है, तो वो भी आपने पढ़ी हुई है, कौन सी थी, बेंजोडायाज़ेपिन पढ़ी है ना, जिसमें कौन कौन सी आती है आपकी, डायजेपाम है आपका, क्लोनाजेपाम है, ठीक है, लोराजेपाम है। ये ड्रग आपकी आएंगी बेंजोडायाज़ेपिन की कैटेगरी में। और आप जानते हो बेंजोडायाज़ेपिन भी क्या करते हैं, इसी रिसेप्टर से बाइंड होके, हालांकि सब यूनिट्स अलग अलग होती हैं बट वो सेम इसी रिसेप्टर से बाइंड होंगे और क्लोराइड आयन की जो चैनल की फ्रीक्वेंसी है ओपनिंग, ज्यादा टाइम के लिए उसे ओपन रखेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा क्लोराइड अंदर जाए, वापस से इनहिबिशन ही होना है, ठीक है। तो ये दोनों ड्रग कौन सी ड्रग है, ऐसी ड्रग जो कि सेम गाबा की तरह इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि गाबा का लेवल कम है, उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए बाहर से हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी। और ये दोनों कैटेगरी हमने हिप्नोटिक सेडेटिव में बहुत डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप वहां से देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है वो कौन सी है, गाबा ए एगोनिस्ट। ये वो ड्रग है जो गाबा ए की तरह ही गाबा ए रिसेप्टर पे आएगी और बाइंड हो जाएगी इस जगह पे, और क्या करेगी गाबा की तरह ही ये भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है उसका नाम क्या है आपका, गाबा पेंटीन। कौन सी ड्रग है, गाबा पेंटीन, क्लियर है। तो थर्ड ये हुआ। अच्छा, इसके बाद कुछ भी समझाने से पहले जो ये 2 पॉइंट रह रहे हैं मैं वो पहले यहाँ कर लेते हैं। देखो क्या होता है, जब इन वेसिकल से गाबा रिलीज होता है ना और क्लेफ्ट में आता है, क्लेफ्ट मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है, तो क्या होता है बोला मैंने कि ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और इफेक्ट दिखाएगा। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, ठीक है। हमारे ऐसे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और होता क्या है, ये जो आपका गाबा है इन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू वापस कहाँ आ जाता है, अंदर एंट्री ले लेता है, ठीक है। ये आपके ट्रांसपोर्टर हैं जिनके थ्रू गाबा कहाँ आ गया, अंदर। इसने क्या किया, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया, इनहिबिशन दिया, लेकिन मैंने बार बार बोला है आपको रीअपटेक मैकेनिज्म होता है
तो होता क्या है, देखो गाबा जब रिलीज होता है यहाँ से वेसिकल से आया, अपना इफेक्ट दिखाया, लेकिन कुछ बहुत गाबा का रीअपटेक हो जाता है, यानी यही वाला न्यूरॉन जिसने रिलीज किया था वापस से गाबा को अंदर ले लेगा यूजिंग दीज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये अंदर गाबा आया है इसका फेट देखो इसके साथ क्या होता है। ये गाबा वापस से क्या हो सकता है, एक तो मैकेनिज्म ये है कि ये वापस से वेसिकल के अंदर पैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वेसिकल में भी मैंने बताया था ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। एक तो है कि ये वापस से अंदर क्या हुआ, आपका पैक हो गया। दूसरा इसका फेट क्या है, दूसरा फेट ये है कि यहाँ पे हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गाबा, ठीक है, अमीनो ट्रांसफरेज। तो गाबा गाबा अमीनो ट्रांसअमाइनेज एंजाइम आप याद रखना। तो गाबा जो ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है ये क्या कर देता है, आपका गाबा को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, मेटाबोलाइज कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गाबा का यहाँ से अपटेक हुआ है विया दीज ट्रांसपोर्टर्स, उसका क्या होगा, गाबा वेसिकल में, कुछ गाबा ऐसा होगा जो वेसिकल के अंदर पैक हो जाएगा, कुछ गाबा का डिग्रेडेशन हो जाएगा बाय गाबा अमीनो ट्रांसअमाइनेज एंजाइम, और डिग्रेड होने के बाद यानी कि गाबा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना था, और इसी से टारगेट बनेंगे। देखो अब हमारा देखो डी, फोर्थ टारगेट क्या है। फोर्थ टारगेट ये है कि अगर हम इस ट्रांसपोर्टेशन को रोक दें, अगर जो एक गाबा का रीअपटेक हो रहा है, अगर इस रीअपटेक को तुम ब्लॉक कर दो तो क्या होगा, क्या होगा सोचो। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे गाबा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये पहला वाला न्यूरॉन उठा नहीं रहा है, यानी कि सारा का सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इसी न्यूरॉन को मिलेगा। इसी न्यूरॉन में प्रेजेंट गाबा ए रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी और अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या किया, हमारा एक टारगेट ये हो सकता है कि हम इसके रीअपटेक को रोक दें, क्योंकि हमें इनहिबिटरी के लेवल को बढ़ाना है। तो रीअपटेक को रोकने के लिए फोर्थ टारगेट जो आता है वो क्या है आपका, इनहिबिटर ऑफ गाबा ट्रांसपोर्ट या गाबा रीअपटेक आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ड्रग ऐसी भी है जो गाबा के रीअपटेक को इनहिबिट करती है। तो ज्यादा से ज्यादा गाबा साइनेप्स में रहेगा। तो कौन सी ड्रग है बेटा, ये है आपकी टिगाबाइन। ठीक है, टिगाबाइन आपकी ड्रग है, टिगाबीन बोलिए, टिगाबाइन बोलिए, जैसे ही प्रोनाउंस करना चाहें। तो ये ड्रग क्या करती है, इस ट्रांसपोर्ट को जो वापस से रीअपटेक हो रहा है इसे रोकेगी। तो ये टारगेट समझ में आया। अब लास्ट टारगेट हमारे पास रह जाता है टारगेट नंबर ई, और ये क्या है, ये गाबा ट्रांसअमाइनेज। क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो चलो गाबा ऊपर आ भी गया, वेसिकल में अगर पैक हो जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में आपका वो रिलीज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये डिग्रेडेशन ऐसे ही होते रहा, वैसे ही तो गाबा की कमी है, ऊपर से गाबा ट्रांसअमाइनेज क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन कर रहा है। तो हम ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो गाबा ट्रांसअमाइनेज को क्या करे, आपका गाबा ट्रांसअमाइनेज को क्या करे, आपका इनहिबिट करे। ठीक है, तो फिफ्थ जो हमारा ई जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या है, इनहिबिटर ऑफ गाबा अमीनो ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, इस एंजाइम को हमने रोकना है। मैंने यहां भी लिखा हुआ है, इनकेस अगर आपको यहाँ विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ड्रग का नाम। ठीक है, कौन सी ड्रग है जो इस कैटेगरी में आती है, वो है विगाबैट्रिन। विगाबैट्रिन हमारी ड्रग है जो इस कैटेगरी में आती है। ये ड्रग क्या करती है, गाबा अमीनो ट्रांसअमाइनेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, सो दैट गाबा अगर रीअपटेक हो भी रहा है तो उसका डिग्रेडेशन ना हो, नेक्स्ट साइकिल में आपका गाबा वो अवेलेबल हो जाए क्लेफ्ट में। तो ये आपके 5 तरीके हैं जिसकी वजह से आप इनहिबिटरी ट्रांसमिशन को इनहैंस कर सकते हो। समझ में आया। और इन दोनों तरीकों को ना, जो आपका ये जो तरीके हैं, इनको आप किस कैटेगरी में रख सकते हो, इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन। मैंने अलग से कैटेगरी नहीं बनाई है, अदरवाइज ये दूसरा और तीसरा पॉइंट आप एक ही में लिख सकते हो, और वहां पे क्या आएगा, इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन। सो ये आपकी ओवरऑल ड्रग है जो यूज होती है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। टारगेट हम समझ चुके थे। ठीक है, हमें किसी भी तरीके से ग्लूटामेट के लेवल को बढ़ाना था, ग्लूटामेट के लेवल को कम करना था, गाबा के लेवल को बढ़ाना था। तो हमारे पास ऑप्शन ये थे जो हमने
सारे ट्राई किए और यही आपकी ड्रग हैं जो यूज होती हैं, ठीक है, जो यूज होती हैं थेरापेटिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या आता है, साइड इफेक्ट। ओके, इतनी सारी ड्रग हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एपिलेप्टिक ड्रग होती है, पहली बात तो ध्यान रखना जितनी भी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं उनका 2 साइड इफेक्ट तो कॉमन है इन्हें लेने के बाद, क्योंकि देखो एक्साइटेटरी के लेवल को आप कम कर रहे हो, इनहिबिटरी के लेवल को बढ़ा रहे हो, तो ब्रेन में इनहिबिशन और एक्साइटेशन के बीच में ये क्या चल रहा है, एक क्या चल रहा है, वॉर चल रही है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा डिजीनेस सी फील होगी और दूसरा आप मेनली सेडेशन, ठीक है, नींद आएगी। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो हर ड्रग के साथ होंगे, जितनी भी मैंने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आपको कराई है सबके साथ ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बट इन साइड इफेक्ट को छोड़ते हुए कुछ कॉमन, आपके कुछ अनकॉमन साइड इफेक्ट भी हैं जो किसी स्पेसिफिक ड्रग के साथ हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहीं से मुझे ध्यान में आया कि ये तो थी कैटेगरी वाइज मैंने बता दी। अब कुछ ड्रग ऐसी भी हैं, ठीक है, कुछ ड्रग ऐसी भी हैं जिनके मल्टीपल मैकेनिज्म हैं, इसीलिए मैंने उन्हें किसी एक कैटेगरी में नहीं डाला। मल्टीपल मैकेनिज्म मतलब वो सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, वो कैल्शियम को भी ब्लॉक करती है, वो गाबा के एक्शन को भी मिमिक करती है, समझ में आ रहा है, या फिर वो ग्लूटामेट के एक्शन को भी ब्लॉक कर रही है। तो ऐसी ड्रग को आप किसी एक कैटेगरी में तो रख नहीं सकते हो। अगर आप इस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हो तो आप मिक्स्ड एक्शन बोल सकते हो इन ड्रग को। कौन कौन सी वो ड्रग हैं मैं फटाफट से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। 2 ड्रग हैं, चलिए एक काम करते हैं, ये तो मुझे बाद में हटाना ही है क्योंकि साइड इफेक्ट हम लोग अलग से देखेंगे। कौन सी वो ड्रग है जो आप 5th लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये मिक्स्ड एक्शन है क्योंकि इनके एक्शन बहुत मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करती है तो किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होती है। तो सबसे पहली ड्रग बहुत पॉपुलर ड्रग है, आप सोच भी रहोगे मैम ने छोड़ दिया। पहली ड्रग वेल्प्रोइक एसिड, ठीक है। वेल्प्रोइक एसिड पॉपुलर ड्रग है, यूज होती है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। इसके मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, ये कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो ध्यान रखिएगा। सारे मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से मुझे छांट के बस लिखने हैं। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी, पहला मैकेनिज्म, ठीक है। ये कैल्शियम चैनल पे भी काम करेगी, उसी का दूसरा पार्ट, और ये गाबा एक्शन भी शो करेगी। समझ में आ गया। तो मल्टीपल मैकेनिज्म है ना, सोडियम भी था, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, गाबा वाला एक्शन भी है जो ये वाला था, तो इसीलिए ये वेल्प्रोइक एसिड को हमने अलग से रखा। इसके अलावा एक और ड्रग हमारी आती है जो है टोपिरामेट। टोपिरामेट, ये टोपिरामेट जो ड्रग आपको दिख रही है, देखें इसमें क्या क्या इसके इफेक्ट है। ये सोडियम चैनल पे भी काम करती है, कैल्शियम पे नहीं करती है। गाबा एक्शन है इसका, ठीक है, जो गाबा एक्शन अभी आपने देखा था, और ग्लूटामेट वाला एक्शन भी है, यानी कि ग्लूटामेट एंटागनिस्ट की तरह भी काम करेगी। समझ में आ गया कि क्यों इन दोनों ड्रग को मैंने किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग है ये मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करती हैं, इसीलिए इन्हें अलग से रखा हुआ है। ठीक हो गया। तो अब जाके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कंप्लीट हुआ है। अब बात करेंगे, हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट साइड इफेक्ट। ठीक है, फटाफट से इनके साइड इफेक्ट कवर करते हैं कि कौन सी ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है। मेन साइड इफेक्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसे हटा ही देती हूँ मैं। ड्रग तो सारी आपने कर ली होंगी, है ना, नोट कर ली होंगी। इनकेस नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम केवल साइड इफेक्ट देखने जा रहे हैं। सारी ड्रग्स हमने कवर कर ली है एंटी एपिलेप्टिक, और साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम साइड इफेक्ट्स भी करेंगे यहाँ पे। चलिए वन बाय वन हम जो जो ड्रग थी उनको लिखते जाएंगे, उनके साइड इफेक्ट भी करते जाएंगे। फर्स्ट ड्रग जो थी मेरे पास फेनिटोइन थी। ठीक है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है बेटा, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, बट मेंशन वहीं पे करना है। ठीक है, फेनिटोइन के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फेनिटोइन लेने के बाद वैसे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बट मैं मेन साइड इफेक्ट आपके यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, फेनिटोइन की वजह से क्या होता है, गम हाइपरट्रॉफी। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब क्या होता है? एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ठीक है, बॉडी में ज्यादा हेयर ग्रोथ होने लगेगी, हिर्सुटिज्म, ये भी फेनेटोइन का साइड इफेक्ट है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स वही मैं दे रही हूँ, ठीक है। हाइडेंटॉइन सिंड्रोम, फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम, अलग से भी पूछा जा सकता है ये, फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम। हाइडेंटॉइन क्यों बोला? क्योंकि जो फेनेटोइन की अगर आप रिंग देखोगे तो हाइडेंटॉइन रिंग होती है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइडेंटॉइन सिंड्रोम बेसिकली ये फीटल एबनॉर्मेलिटी है। अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फेनेटोइन ले रहा है जो कि नहीं लेनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उसकी वजह से ये सिंड्रोम आता है। इसमें क्या होता है, जो क्रैनियल और जो फेशियल फीचर्स है ना वो बिल्कुल डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। जो आपकी आईलिड्स है उनमें भी आपके क्या आ जाएंगे, फोल्ड्स आ जाएंगे, स्किन में आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, जो आपका ये वाला सर्कमफ्रेंस है आपका ब्रेन का जो एरिया है हेड का, ये भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इस तरीके के, और साथ ही साथ मेंटल आपकी डिसेबिलिटी आ जाती है बच्चे में, तो इसी को बोलते हैं हम फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम। और ये किस वजह से हो रहा है? प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल फेनेटोइन ले रही है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम बच्चे में आ सकती है, ठीक है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी आती है लर्निंग मेमोरी से रिलेटेड। सो ये थे साइड इफेक्ट ऑफ फेनेटोइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रग है मेरे पास कार्बामाजिपिन, कार्बामाजिपिन। एंड कार्बामाजिपिन के साथ जो प्रॉब्लम है वो है सोडियम वाटर रिटेंशन। बस आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखा रही हूँ, सोडियम वाटर रिटेंशन। और यही कारण है कि क्यों अगर किसी को कार्बामाजिपिन दे रहे हो तो ध्यान रखो कि उसे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ इसकी वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस भी होती है कार्बामाजिपिन की वजह से। बट मैं मेन जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में वो ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। कार्बामाजिपिन के अलावा इस कैटेगरी में हमारी ड्रग है नेक्स्ट जो है दोनों हो गई ना। इसके बाद देखो सीक्वेंस से ही कर रहे हैं हम, इथोसक्सेमाइड। इथोसक्सेमाइड आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कैटेगरी में आती है और कॉमन में आती है। देखो लैमोट्रेगिन और जोनिसामाइड दोनों में आती है, इसलिए मैं वो इसके बात करूंगी, ठीक है। तो इथोसक्सेमाइड में देखो आप, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, इथोसक्सेमाइड की वजह से इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है वेट गेन की, ठीक है। जो लोग इथोसक्सेमाइड ले रहे हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है कि उनका वेट बढ़ सकता है। साथ ही इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। और अल्टीमेटली अगर एनोरेक्सिया रहेगा यानी कि भूख कम लगेगी तो ये वेट गेन वाली प्रॉब्लम किसी किसी इंसान में ये होती है, किसी में नहीं हो सकती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप केवल इन्हीं दोनों इफेक्ट को मेंशन करो, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, ठीक है। भूख कम लगेगी, अल्टीमेटली फाइनल जो इफेक्ट आएगा, अगर एनोरेक्सिया के फेज में इंसान चला गया, भूख नहीं लग रही है, तो वेट वो क्या होगा, गेन होने की बजाय फिर रिडक्शन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था इथोसक्सेमाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, लैमोट्रिगिन बताई थी, लैमोट्रिगिन। और साथ ही साथ फिफ्थ ड्रग हमारी भी यहीं पे हम कवर करेंगे, इसे भी जोनिसामाइड, क्योंकि दोनों ही ड्रग, चाहे वो लैमोट्रिगिन हो चाहे आपका जोनिसामाइड हो, ये दोनों ही ड्रग क्या है आपकी, दोनों को ब्लॉक करती है, सोडियम और कैल्शियम दोनों को ब्लॉक करती है। तो लैमोट्रिगिन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो है डबल विजन, ठीक है। इंसान को देखने में दिक्कत होगी, एक का दो दिखेगा, ठीक है, तो डबल विजन की प्रॉब्लम आ जाती है। और जोनिसामाइड की वजह से कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब आप यहाँ पे मैं एक ही साइड इफेक्ट यहाँ मेंशन कर देती हूँ, जोनिसामाइड की वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो सकता है, फाइनली डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव प्रॉब्लम आती है बेसिकली इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है कौन सी है, नेक्स्ट ड्रग हमारे पास नेक्स्ट हमने कैटेगरी क्या स्टार्ट की थी, कौन सी स्टार्ट की थी, हाँ जो हमने की थी इनहिबिशन ऑफ सिनैप्टिक एक्साइटमेंट, जिसमें लेवेरासिटाम हमारी ड्रग थी। तो यही मैं पहले लिख रही हूँ, लेवेरासिटाम। और दूसरी ड्रग कौन सी थी, फेल्बामेट, है ना। सीक्वेंस मेरे भी दिमाग से निकल जाता है, सो इसमें हेल्प चाहिए होती है ना। सो लेवेरासिटाम की जो है आपका प्रॉब्लम, इससे आपको फेस करना पड़ सकता है वीकनेस,
फटीग, यही इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेवरासिटाम की। और साथ में जो हमारा फेल्बामेट है, फेल्बामेट हाँ बहुत ज़्यादा लीवर टॉक्सिक है, लाइक वेल्प्रोइक एसिड। ये प्रॉब्लम आप वेल्प्रोइक एसिड के साथ भी देखोगे, इससे लीवर टॉक्सिटी भी होती है। साथ में एप्लास्टिक अनीमिया, बोन मैरो डिप्रेशन कर सकता है, जिसकी वजह से एप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। एप्लास्टिक आपको पता है क्यों होता है, बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से होता है। तो ये है आपका क्या, लेवरासिटाम फेल्बामेट। अच्छा हाँ, इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आती है, लेवरासिटाम की वजह से आपका जो नोज है ना वो ब्लॉक होगा, या आपकी थ्रोट में ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो ब्लॉक्ड नोज, ब्लॉक्ड नोज एंड ईची थ्रोट। ओके, तो ये आपकी किसके साथ प्रॉब्लम है, लेवरासिटाम के साथ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, ये दोनों हो गए। इसके बाद गाबा पे आ जाएंगे, ठीक है। गाबा वाले में कौन कौन से आए थे, फटाफट से ड्रग देखते हैं। अच्छा, कुछ तो मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जैसे बारबिटूरेट है, ये पूरा डिटेल में हमने इसके साइड इफेक्ट देखे थे, प्लस बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। वैसे तो आपको ध्यान में रखना है इस कैटेगरी में जो भी ड्रग हैं जो गाबा के लेवल को बढ़ा रही हैं, यानी कि इनहिबिशन कर रही हैं, तो उसके साथ क्या रहेगा, इंसान डिजीनेस, सिडेशन और साथ ही साथ कंफ्यूज सा फील करेगा। अगर डोज ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। यही फैक्ट हमने देखे थे। तो साइड इफेक्ट कॉमन रहेंगे पूरी ड्रग के साथ, चाहे मैं इसमें और ड्रग भी आपकी इंक्लूड कर दूं, गाबापेंटीन थी, टिगाबाइन थी, विगाबेट्रिन थी, इन सब के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सारे के सारे गाबा के एक्शन को बढ़ा रही हैं। और गाबा के एक्शन को बढ़ाने वाली ड्रग के साथ जो कॉमन साइड इफेक्ट है मैं यहीं पे दे देती हूँ इसे, क्या क्या आते हैं आपके, डिजीनेस, कंफ्यूजन, सडेशन भी रहेगा, ठीक है। और ज्यादा डोज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर ज्यादा डोज रहेगी तो कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके फैक्ट आएंगे, सबके साथ आप मेंशन कर सकते हो, बट मैं जो स्पेसिफिक है उन्हें अलग से मेंशन करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं उन्हें अलग से मेंशन कर देती हूँ। बाकी इन सारे को उनमें भी आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग कौन सी थी, गाबा पेंटीन थी, गाबा पेंटीन थी, क्या थी ये, गाबा ए एगोनिस्ट थी। और गाबा पेंटीन के साथ जो आपका साइड इफेक्ट आपको फेस करना पड़ सकता है वो है गाबा पेंटीन वेट गेन, ठीक है। इसको लेने के बाद वेट गेन की प्रॉब्लम आ सकती है, साइड इफेक्ट है बेसिकली इसका। 8th में आती है आपकी आई थिंक टिगाबाइन थी, जो ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर रही थी। और लास्ट 9th क्या थी आपकी, विगाबैट्रिन। तो इस तरीके से हमारी सारी ड्रग कवर हो जाएंगी, ठीक है। टिगाबाइन थी और विगाबैट्रिन थी। तो टिगाबाइन की वजह से जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे थे, अच्छा इसके अलावा और भी ड्रग हैं, हाँ वो भी हमें कवर करनी है। तो देखो सबसे पहले ये कर लेते हैं, टिगाबाइन क्या करता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जो भी इंसान टिगाबाइन ले रहा है, कंफ्यूजन, उसके अंदर एंगर आ जाएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। फाइनली इस ड्रग की वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। ये साइड इफेक्ट है, और वीकनेस भी साथ में रहेगी। टिगाबाइन के ये साइड इफेक्ट हैं। लास्ट हमारे पास कौन सी ड्रग आती है, यहाँ पे है आपकी विगाबैट्रिन। और ध्यान रखिएगा विगाबैट्रिन की वजह से क्या होते हैं, हमारे विजुअल डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। विजुअल आपको देखने में दिक्कत आएगी। तो ये आपका विगाबैट्रिन, लाइक लेमोट्रिगिन के साथ भी था ना डबल विजन, वैसे ही विगाबैट्रिन के साथ भी विजुअल डिस्टर्बेंस आपकी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ड्रग थी, 2 ड्रग और थी बेटा मिक्स्ड एक्शन में। कौन कौन सी थी, वेल्प्रोइक एसिड, और दूसरी कौन सी थी, टोपिरामेड, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो उन्हें हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए कौन सी ड्रग है, 10th में आ जाएगी वेल्प्रोइक एसिड। अच्छा, वेल्प्रोइक एसिड के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। हालांकि हेयर ड्रग यूज होती है। कौन कौन से साइड इफेक्ट आपके हैं, पहला है आपका लीवर टॉक्सिटी, लाइक फेल्बामेट, लीवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ये ड्रग। नेक्स्ट आपके पास वेल्प्रोइक एसिड से रिलेटेड जो इसका साइड इफेक्ट है वेट गेन, ठीक है। इसे लेने के बाद भी वेट गेन होता है।
और इसके अलावा वेल्प्रोइक एसिड के साथ एक प्रॉब्लम है, ये भी फीटल एबनॉर्मेलिटी में आता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन ले रही है वेल्प्रोइक एसिड तो ये प्रॉब्लम बच्चे में आ सकती है। क्या बोलते हैं इसे? स्पाइना बाइफिडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा दोनों ही। हाइडेनटॉइन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? फेनिटॉइन की वजह से होता है। थोड़ा बहुत उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। स्पाइना बाइफिडा किसकी वजह से हो रहा है? वेल्प्रोइक एसिड की वजह से हो रहा है। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? इसमें ये बेसिकली आपको पता है ना, जब आपका कोई भी मदर कंसीव करती है बेबी को तो क्या होता है, आपका न्यूरल ट्यूब बनती है सबसे पहले, और न्यूरल ट्यूब से ही क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, और उसके बाहर से कवरिंग जो टिश्यू प्रोवाइड होता है वो बनता है। तो होता क्या है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल वेल्प्रोइक एसिड ले रही है तो क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन है ना वो नहीं हो पाती है, स्पाइनल कॉर्ड फेल हो जाती है टू फॉर्म, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। और आप जानते हो ना स्पाइनल कॉर्ड कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पाइना बाइफिडा मतलब स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉपरली डेवलप ना हो पाना। और किस वजह से हो रहा है? ये फीटल एबनॉर्मेलिटी है जो कि वेल्प्रोइक एसिड के इनटेक की वजह से हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट जो ड्रग है वो है टोपिरामेट, ठीक है। टोपिरामेट हमारी लास्ट ड्रग है, और टोपिरामेट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपकी मैक्सिमम कैसी प्रॉब्लम है? कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम, और कॉग्निटिव प्रॉब्लम सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी लर्निंग और थिंकिंग एबिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें इंसान ज्यादातर करके, जैसे सेम आपने भी एक और कहीं मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था जोनिसामाइड, ये भी आपका क्या करता था? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करता था। तो इसमें भी आपका क्या होता है? मेमोरी आपकी, इंसान डिप्रेशन में जनरली चला जाता है और मेमोरी वगैरह इम्पेयर हो सकती है, ठीक है। तो ये टोपिरामेट के साथ प्रॉब्लम है। तो यस, डिप्रेशन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था जोनिसामाइड का, यहाँ पे भी आप डिप्रेशन दे सकते हो। टोपिरामेट का जो है आपका डिप्रेशन, और इंसान बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करेगा, हर समय नींद आने वाली फीलिंग उसको रहेगी, और साथ ही साथ आपका वेट लॉस, ठीक है। टोपिरामेट की वजह से क्या होता है? वेट लॉस होता है। तो ये था ऑल अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट, और प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को ही डिस्कस करेंगे। चलिए आप रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।